वेलकम टू दी MBBS डॉक्टर साहब। मेरे दोस्तों, मेरे डॉक्टर्स और फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे इस देश के, हमारे भारत के। तो ये मेरा आज पहला वीडियो लेक्चर है और उसमें मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक कवर किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैथोलॉजी के लिए और सेकंड MBBS प्रॉफ स्टूडेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम सेकंड MBBS प्रॉफ स्टूडेंट के एक नॉर्मल अपन देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन बीमारी है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर अपन एज अ सेकंड प्रॉफ MBBS स्टूडेंट की बात करें तो पैथेरोस्क्लेरोसिस होता है, उस पैथोलॉजी में आता है, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये 5 नंबर की उसमें भी आ सकता है या 20 नंबर का ऐसा सब पार्ट आ सकता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ते हैं अपन। अपनी अप्रोच क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, कि सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस की, है क्या ये, फिर उसके बाद उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स के बाद इस बीमारी में होता क्या है, दैट इज अ पैथोजेनेसिस। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और लास्ट में अपन थोड़ी बहुत इसकी माइक्रोस्कोपी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगी। फटाफट इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, काफ़ी छोटा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले अपन जानते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ प्लेग विद इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज लीडिंग टू द नैरोइंग एंड द पोटेंशियल ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड फ्लो। बहुत बेसिक सी भाषा में बताऊंगा कि भाई एथेरोस्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक बीमारी है। पहले ही तो एथेरोस्क्लेरोसिस किसकी बीमारी है, एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लड वेसल्स की बीमारी है जो कि अफेक्ट करती है एक मीडियम और इसके साथ साथ लार्ज साइज ब्लड वेसल्स को। एक्चुअली में होता क्या है, दिक्कत ये होती है, इसमें एक प्लेग होता है, उसका बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो आर्टरीज होती है ना, उसकी जो वॉल्स हैं, मतलब उसकी आर्टरीज की जो वॉल्स में प्लेग का डिपोजिशन हो जाता है, प्लेग का बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो आर्टरियल वॉल्स हैं, आर्टरीज की वॉल्स हैं, वो नैरो हो जाती हैं और पोटेंशियली अगर वो काफ़ी बड़ा हो गया प्लेग तो पोटेंशियली वो ब्लॉक भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अपन को पता है क्या हो सकता है कि भाई अपनी ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई है अगर वो हॉल्ट हो गई, ब्लड की सप्लाई हॉल्ट हो गई तो टिश्यू इश्कीमिया हो सकता है, जिस भी ब्लड वेसल्स को ये अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं कि भाई किन किन पेशेंट्स में या किन किन जो लोग होते हैं उनमें दिक्कत आती है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, पहला जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटिस, तीसरा ओबीस पेशेंट हो गया, चौथा जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे है, पांचवा जो कि क्या है, इंक्रीज इन द लाइपोप्रोटीन लेवल्स। मतलब इसमें भी अपन बेसिकली देखी जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट द LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। यानी अगर इस रिस्क फैक्टर्स अपन देखते हैं तो इससे अपन को जनरल आइडिया लगता है कि अपनी जो नॉर्मल जो दिनचर्या जो है अगर उसको अपन ने खराब कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाना खाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तब जाके ये दिक्कत अपन को देखने को मिल सकती है। और ये कि क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक बीमारी का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से हो जाएगा, क्रॉनिक है, इसको धीरे 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 टाइम लगता है इस बीमारी को बिल्डअप होने में, इसके प्लेग को बिल्डअप होने में। अब आता है कि भाई इस डिसीज की पैथोजेनेसिस क्या है, ये मतलब बीमारी हुई क्यों। तो एक्चुअली में क्या है, ये एक 5 स्टेप पैथोजेनेसिस है इसका, जिसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है दैट इज द एंडोथेलियम इंजरी। मतलब इन 5 रिस्क फैक्टर्स की वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, आपकी कोई भी ब्लड वेसल है, उस कोई भी ब्लड वेसल्स में आपकी जो एंडोथेलियम है वो एंडोथेलियम का रप्चर हो गया। और एंडोथेलियम का रप्चर हुआ क्यों कि भैया, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस था, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हुआ, दूसरा ओबीस पेशेंट है, बहुत ज़्यादा फैट है, तीसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब उसमें भी वही होता है कि भाई एक्यूमुलेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस, इंक्रीज इन द लाइपोप्रोटीन लेवल्स दैट इज द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल अकर, अगेन स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से आपकी जो एंडोथेलियम है वो डैमेज होगा। मतलब अल्टीमेटली कोई भी रीज़न की वजह से आपकी जो एंडोथेलियम है उसमें इंजरी हो चुकी है, और ये हमारा फर्स्ट फेज होता है जिसकी वजह से ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो ट्रिगर्ड होती है। दूसरी स्टेप आता है कि भैया डिपोजिशन ऑफ अ लिपिड एक्यूमुलेशन, कि जो लिपिड्स हैं, जो लिपिड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाना। देखो अपन को पता है 2 तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी के अंदर मेजरली, दैट इज HDL और दी LDL।
HDL का काम क्या होता है कि पूरे पेरीफ्री से आपका कोलेस्ट्रॉल ले जाके, फैट ले जाके अल्टीमेटली लिवर में डिपॉजिट कर देना। और वहीं LDL क्या करता है कि लिवर से कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में डिपॉजिट कर देना, टिश्यूज में डिपॉजिट कर देना थ्रू द ब्लड। तो ऐसे ही भैया क्या हुआ कि भाई ऐसे ही LDL आपका कोई भी ब्लड वेसल से पास कर रहा था और वो वही इंजरी वाली ब्लड वेसल से पास कर रहा था। तो अल्टीमेटली जो LDL पास कर रहा था वो एंटर करता है डैमेज इंटीमा यानी आपके एंडोथेलियम को, और वहां पे जाके वो क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब वहां पे जो डिपॉजिट हो गया वो, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद फिर वहां पे हुआ क्या, वो टॉक्सिक हो चुका है। और इसके साथ साथ जब वो टॉक्सिक हो चुका है तो उसको खाने के लिए क्या होते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं। मोनोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेगीज में, और मैक्रोफेगी होता है अल्टीमेटली उसको इनगल्फ कर लेता है फैट को। फिर आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या है, फोम सेल फॉर्मेशन, दैट इज अ फैटी स्ट्रीक लीजन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये सबसे पहला अर्लीस्ट स्टेप है जो कि विजिबल होता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस में। उसमें हुआ क्या, सिंपली मैक्रोफेगीज मैंने बताया था कि भाई मैक्रोफेगी आया, उसने ऑक्सीडाइज कर दिया आपके LDL को, उसने मतलब मैक्रोफेगी आया सॉरी, उसने ऑक्सीडाइज LDL को ईट करा और खुद वो बन जाता है काफ़ी बड़ा साइज का एक फोमी सेल। और ऐसे फोमी सेल्स एक्यूमुलेट होते गए, उसको अपन बोलते हैं दैट इज अ फैटी स्ट्रीक। और वो फैटी स्ट्रीक इट इज द अर्लीस्ट विजिबल लीजन। सबसे पहला जो लीजन होता है जो कि विजिबल होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट में, वो यही है कि भाई डिपोजिशन हो जाना फैटी स्ट्रीक का इन द केस ऑफ एंडोथेलियम और द ब्लड वेसल्स। चौथा स्टेप आता है, इसमें क्या हुआ, इसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मतलब कि भाई फोम सेल्स थे, उन्होंने फैट खाया। अब फोम सेल्स क्या करते हैं, फोम सेल्स फर्दर सिक्रीशंस करते हैं साइटोकाइन्स का, और इसके साथ साथ जो डैमेज एंडोथेलियम है, मैंने सॉरी इसमें नोट्स में नहीं लिखा हुआ, जो डैमेज एंडोथेलियम है वो डैमेज एंडोथेलियम भी कुछ साइटोकाइन्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, फर्दर रिक्रूटमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से और डैमेज होता है वो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट क्या कि भाई स्मूथ मसल सेल्स। अब एक्चुअली में क्या है, आपकी जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल है दैट इज अ ट्यूनिका इंटीमा, दैट इज एंडोथेलियम, वो डैमेज हुई। और वहां पे क्या आता है, जो उससे अपर मोस्ट उसकी जो मिडल लेयर है यानी उससे कंपेरेट उसके ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज अ ट्यूनिका मीडिया, वो ट्यूनिका मीडिया में क्या है, स्मूथ मसल सेल्स हैं। तो वो स्मूथ मसल सेल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के बाद अल्टीमेटली वो इंटीमा में पहुंचते हैं यानी एंडोथेलियम में पहुंचते हैं। जैसे ही वो इंटीमा में पहुंचते हैं वो दे स्टार्ट्स टू प्रोलिफरेट, एंड उनके प्रोलिफरेशन से क्या होता है, अल्टीमेटली एक फिब्रस कैप फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है 5th स्टेप में कि स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेट एंड द डिपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। स्मूथ मसल सेल्स माइग्रेट्स टू द इंटीमा दैट इज एंडोथेलियम, सिक्रीट करते हैं, क्या करेंगे वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, जो कि है कोलाजन, इलास्टिन, जो कि फॉर्म करते हैं फिब्रस कैप को ओवर दिस फैटी लिपिड, जो हमने बोला था कि ऑक्सीडाइज्ड फैट डिपॉजिट हो चुका है उसके ऊपर। तो इस स्ट्रक्चर को, जो कि अब इसमें क्या क्या है, इसमें एक फोमी सेल्स है, इसमें LDL कोलेस्ट्रॉल है, इसमें स्मूथ मसल सेल्स हैं, और इसके साथ साथ जो एंडोथेलियम के जो डैमेज सेल्स थे उनका सेल डेब्रिस है, और पीछे 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 चुपचाप क्या होता है, कैल्शियम भी आ जाता है और अल्टीमेटली कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं अरिथमेटस प्लेग, जो कि ब्लॉक कर देता है नैरो या फिर नैरो कर सकता है आपकी ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज को, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो ब्लड फ्लो होगा उस आर्टरी के थ्रू वो डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इस बीमारी के। इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत सिंपल सा है। पहला कॉम्प्लिकेशन और सबसे मेजर जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि आपका जो वो प्लेग बना है अरिथमेटस प्लेग, उस अरिथमेटस प्लेग का रप्चर हो सकता है। कैसे रप्चर हो सकता है, जो आपका फिब्रस कैप फॉर्मेशन हुआ था विद द हेल्प ऑफ अ कोलेजन, उस फिब्रस कैप अगर वो थिन हुआ, वो कंपैरेटिवली पतला हुआ और वो रप्चर हो गया, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है भाई, ब्लड वेसल से तो ब्लड निकलता है, तो ब्लड फ्लो की वजह से वो रप्चर हो गया या और कोई कारणवश वो अल्टीमेटली रप्चर हो गया। तो उस रप्चर होने की वजह से क्या हुआ, वो जैसे ही रप्चर हुआ, रप्चर होने की वजह से वहाँ पर बनता है दैट इज अ प्लेटलेट एग्रीगेशन वाला क्लॉट। तो अब वो क्लॉट बन गया तो वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाएगा। जब थ्रोम्बस बन गया तो अल्टीमेटली आर्टरी होगी वो ब्लॉक हो जाएगी।
दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो वहाँ पे थ्रोम्बस अभी बना है वो थ्रोम्बी भी क्या हो, अल्टीमेटली फिक्स्ड ना हो और वो ट्रैवल कर जाए उस ब्लड फ्लो के थ्रू और अल्टीमेटली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की या डिफरेंट टिश्यूज़ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें जाके चले जाए, उसमें जाके लॉज हो जाए, तो अल्टीमेटली वो बन जाता है दैट इज़ द एम्बोलेंस। यानी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। फिर इसके बाद अब इसके पॉसिबल क्लिनिकल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अगर वो एम्बोलाई है कोरोनरी आर्टरी में पहुंच जाती है, या फिर ये आपका एथेरोमेटस प्लेग जो है वो एथेरोमेटस प्लेग अल्टीमेटली अगर आपके कोरोनरी आर्टरीज में होता है, कोरोनरी वेसल्स में होता है, तो आपको एमआई या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है। नेक्स्ट चीज़, अगर वो ब्रेन की आर्टरीज में चली जाए तो अल्टीमेटली स्ट्रोक हो सकता है, और इसके साथ साथ इट कैन आल्सो डेवलप द पेरिफेरल, इट कैन प्रेसिपिटेट द पेरिफेरल आर्टरी डिसीज। सो ये था हमारे इसके कॉम्प्लिकेशंस एथेरोस्क्लेरोसिस के। लास्ट में अपन माइक्रोस्कोपी पे आते हैं। तो माइक्रोस्कोपी क्या है इसकी, आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो माइक्रोस्कोपी में आपको देखने को मिलेंगे दैट इज़ द फोम सेल्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें। दूसरा कैल्सिफिकेशन, आपका जो वो प्लेग होगा वो कैल्सिफाइड हो चुका होगा बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। और लास्ट में जो फिब्रस कैप था मैंने जिसकी बात करी थी दैट इज कंपोज्ड ऑफ द कोलेजन फाइबर्स मोस्टली। थैंक यू गाइज।